अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। हम आज प्रोग्राम में बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतल्लिक, बहुत ही तशवीशनाक। उसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सियासी मंजरनामे की, जहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही है कि कौन होगा निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अब इससे मुतल्लिक बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से कि 5 नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़ास तौर पे बताया कि दोनों जमातों ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ये कहा कि 5 नामों पर कुछ गौर ख़ौस तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो निगरां हुकूमत के इख्तियारात हैं उससे मुतल्लिक पीपल्स पार्टी को काफ़ी तशवीश है। बहरहाल ये कौन से 5 नाम हैं, क्यों इनका अभी तक ऐलान नहीं किया जा रहा या क्यों मंजर आम पर नहीं आए। हालांकि हम देख रहे हैं कि बड़ा कम वक्त रह गया है। अगर हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है तो उसमें भी 2 हफ्ते, या जैसे कि बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वक्त से पहले तहलील हो जाएगी, तो बिल्कुल ये 1-1.5 हफ्ता रह गया। क्यों ये नाम जाहिर नहीं किए जा रहे, क्यों किसी नाम के ऊपर, एक नाम के ऊपर इत्तेफाक नहीं अभी तक होकर सामने आया। अपने तज्ज़ियाकारों से उनकी राय जानेंगे और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, एजाज सैयद साहब, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, कौन से नाम हैं जिनके ऊपर इस वक्त गौर ख़ौस हो रहा है, या अगर 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं तो आपकी इत्तलात इससे मुतल्लिक क्या कहती हैं, और ऐलान क्यों नहीं हो रहा अभी तक, फैसला क्यों नहीं हो रहा किसी नाम का, किस बात की पर्दादारी है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए बातचीत हो रही है वो 2 सतहों पर हो रही है। एक सतह है जो कि पसे पर्दा है, जो किसी को नज़र नहीं आ रही, उसमें मुक़्तदर हल्के भी शामिल हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ वो भी शामिल हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वो भी शामिल हैं। तो एक तो इस लेवल पे बातचीत हो रही है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरी जो बातचीत हो रही है वो कमेटी सतह पे हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है, मुस्लिम लीग नून ने एक कमेटी बनाई हुई है, और ये मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मिलकर इन्होंने नाम कुछ फ़ाइनल किए हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इन नामों में वो तमाम नाम शामिल हैं, कम से कम 70% वो नाम ज़रूर हैं जिनकी अप्रूवल जो दूसरी सतह पर बातचीत हो रही है पसे चिलमन, वो वहाँ पर भी है। एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये बात करना कि ये फ़लाँ होगा या नहीं, फ़लाँ होगा या फ़लाँ होगा या कौन सा नाम है, ये न्यूज़ के एतबार से तो अहम है, लेकिन क्या इस बात की कोई अहमियत होगी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? तो मेरे ख़्याल में इस बात की अहमियत इसलिए होगी कि जो हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जो इख्तियार दिया है इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत को, उसमें ये बात बड़ी अहम हो जाती है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो यही की जा रही है कि ऐसा कोई भी शख्स जो कि बिज़नेस को जानता हो, इकानमी को जानता हो, पॉलिटिकल फेस हो और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो, और ऑफ कोर्स हम पसंद करें या ना पसंद करें इस्टेब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल हो, तो वही वज़ीर आज़म होगा। अच्छा, डिले किस बात का है एजाज़? अभी तक ये फाइनल क्यों नहीं हो सका दोनों पार्टीज़ या एटलीस्ट सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान में, सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान में? अलीना, मेरा ये ख्याल है कि डिले होने की बुनियादी वजह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डिले होने की बुनियादी वजह यह है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी यही होती है कि कोई भी नाम हो उनके ऊपर सीर हासिल गुफ्तगू की जाए, एक, और दूसरी हमने देखा कि जो गुज़श्ता 3 इंतखाबात हैं, अगर 2008 का, 2013 का और 2018 के इंतखाबात में आप देखें तो ऐन वक्त पर 24 से 48 घंटे पहले ही नाम आया निगरान वज़ीर आज़म का। ज़्यादा पहले इसलिए नहीं नाम आते, पहली बात तो ये है कि आखिरी दम तक जो निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में होते हैं उनकी भी एक लॉबिंग का सिलसिला चल रहा होता है, और जो पार्टियां जिस नाम को सपोर्ट कर रही होती हैं वो भी आखिरी वक्त तक कोशिश कर रही होती हैं कि उनका जो फेवरेट है वही नाम निगरान वज़ारत उज़्मा के लिए आए, और सिर्फ निगरान वज़ारत उज़्मा ही नहीं बल्कि कैबिनेट के नाम भी फाइनल किए जा रहे होते हैं। तो पहले कबल वक्त देने से शायद एक एहतमाल ये भी होता है कि कोई बंदा जो है वो कंट्रोवर्शियल पहले हो सकता है।
उसकी जो नाम वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने से बहुत पहले ही वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये एहतियातें होती हैं जो हमने माजी में 2008 में भी देखा, 2013 में भी देखा, 2018 में भी देखा, ये एहतियातें बढ़ती गई हैं। उससे पहले भी अगर आप आपके ख्याल में ये एहतियात करना जस्टिफाइड भी है बिल्कुल करना। बेनज़ीर, आपका इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, मेरे ख्याल से मेरी राय में एक दो वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं और जो पीडीएम में नहीं भी हैं, वो चाहती हैं कि कोई सियासतदान ही हो जो अगला निगरां वज़ीर आज़म बने। और जो इन्होंने अभी ये जो तरमीम की है सेक्शन 230 में, जिसकी वजह से उन्होंने जो ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं केयर टेकर वज़ीर आज़म को, उसके बाद मेरे ख्याल से ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो जाहिर सी बातें चाहेंगी कि उनकी पार्टी में से कोई सियासतदान हो जिसको अगला केयर टेकर वज़ीर आज़म अपॉइंट किया जाए, क्योंकि अगले इलेक्शन में उससे फ़ायदा होगा। और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को इस वक्त पंजाब में एक स्टेक होल्डर समझती है, तो पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि वो उसका फ़ायदा उठाएं और मुस्लिम लीग नून भी चाहेंगी कि उसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी चीज़, जैसे एजाज भी बात कर रहे थे कि हमारे वैसे आइन में तो लिखा हुआ है कि ये एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो बैठ के इसका फैसला करते हैं, नाम पे डिसाइड करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे मुल्क में कुछ और हैं। यहाँ पे एक 3 वे प्रोसेस है। यहाँ पे सियासतदान भी होते हैं और फिर साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। तो जो भी नाम आएगा उस पर फिर इस्टेब्लिशमेंट की स्टैंप ऑफ अप्रूवल भी चाहिए। अब मेरी पर्सनल राय इसमें ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें जो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आएगा उस पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो चुप करके मान जाएंगे। जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट को आजकल खुश करने के लिए कानून साजी करें, इतनी आसानी से मेरा ख्याल से इस चीज़ पे शायद वो ना माने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा अहम मुद्दा है और इसको इख्तियारात भी जाहिर सी बात है सियासतदानों ने इसलिए ही दिए होंगे क्योंकि वो चाहते हैं एक नॉन न्यूट्रल सेटअप आए जिससे उनको अगले इलेक्शन में फ़ायदा होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल से इस वक्त एक डेडलॉक बन सकता है इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान कि कौन अगला निगरान वज़ीर आज़म होगा। एक चीज़ मैं जिस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी, आपको याद है अलीना कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की बात हो रही थी और उसको डिले करने की बात हो रही थी, तो हुकूमत की तरफ से, पीडीएम की तरफ से जो वजूहात दी जा रही थी वो एक वजह क्या थी कि अगर हम इस वक्त पंजाब और केपी में इलेक्शन करा देंगे तो वहाँ पे एक नॉन न्यूट्रल, मतलब कि एक इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी और वो न्यूट्रल नहीं होगी, और फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे एक न्यूट्रल हुकूमत नहीं होगी। अब इस वक्त यही वो हुकूमत है जो एक नॉन न्यूट्रल, मतलब एक बायस्ड और एक इम्पार्शल निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहती है और उसी के अंडर अगला जनरल इलेक्शन कराना चाहती है। दूसरी वजह क्या दी जा रही थी कि नया जो इलेक्शन है वो नए सेंसस के बुनियाद पे होना चाहिए। अब हमें बताया जा रहा है कि नया इलेक्शन पुराने सेंसस की बुनियाद पे होगा। और तीसरी क्या वजह दी जा रही थी कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज तक अलीना मुझे नहीं पता कि हमारी रियासत की क्या क्लियर पॉलिसी है दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अब जो पहले हमें कहा जा रही थी कि जिसकी वजह से हम इलेक्शन जो है पंजाब और केपी में नहीं करा रहे, आज वही बातें जो है ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है और एक नॉन न्यूट्रल और इम्पार्शियल। आपको याद है? अच्छा, ये आपको बड़ा कमेंट अहम है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर। तो मैं सेकंड राउंड में एक सवाल करती हूँ कि क्या जो निगरान वज़ीर आज़म या निगरान सेटअप है वो आने से पहले ही मुतनाज़ हो गया, या उसके बारे में ये तासुर सही है कि वो एक बायस्ड और इम्पार्शियल सेटअप होगा? लेकिन इसके ऊपर सेकंड राउंड करने से, क्योंकि मैं चाहूँगी सबकी राय लें, भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं। आपका पहला वाला पॉइंट, भट्टी साहब, क्या आपको लगता है या कितने आपको इसका इम्कान लगता है कि सियासी जमातों के नाम और इस्टेब्लिशमेंट का जो नाम है उसके अंदर कोई डेडलॉक होगा इस मामले के ऊपर? मैडम शेख, बात शुरू करने से पहले ये वाज़े करता जाऊं कि इस सारे प्रोसेस से आइन को बाहर निकाल के रख दीजिए, कानून को बाहर रख दीजिए, असूल, मंतक, इखलाकियात, जमहूरियत या न्यूट्रलिटी या न्यूट्रल होना या कोई अच्छा गेम सेट करना, इन सारी चीज़ों को निकाल के बाहर रख दीजिए, क्योंकि पंजाब और केपी के बाद और 90 दिन में इलेक्शन ना होने के बाद और आइन की खिलाफ वर्जी होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद अब ये चीज़ें हमारे इस बनाना रिपब्लिक में एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा अब आ जाइए इस पे कि ये निगरान जो सेटअप बन रहा है, अब अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ मैडम शेख।
अभी कुछ भी हतमी नहीं हुआ, अभी सब अंदाजे हैं। अभी निगरान सेटअप जो सारा बन रहा है ये सब सेमीफाइनल में हुआ सेमीफाइनल मरहले में, और एजाज़ की वही बात के 2 सतहों पर बातचीत है। अब सवाल ये है मैडम शेख कि पीडीएम इत्तेहाद होने के बावजूद मौलाना जरदारी साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक साथ होने के बावजूद और सबको 1 पेज मुयस्सर होने के बावजूद और राजा रियाज जैसे बेज़रर मासूम ख्वाहिशों वाले अपोजिशन लीडर होने के बावजूद और सब कुछ घर ही में तय करने के सलाहियत और ताकत रखने के बावजूद अभी तक क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो अभी तक क्यों निगरान सेटअप फाइनल नहीं हुआ? और इसके जो सीधी सादी बातें हैं, जो अंदाज़ा है मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि अब कानून पास हो गया है तो मैं कहीं 1 करोड़ जुर्माना नहीं दे सकता, तो लिहाजा अंदाज़ा ये है कि इस निगरान सेटअप से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? पहली बात तो ये बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब के पीछे सुना जा रहा था कि मेरे महबूब कायद की ख्वाहिश थी, और अभी तक इसहाक डार साहब उस कैंप से मुकम्मल तौर पर आउट नहीं हुए। अच्छा, निगरान सेटअप से क्यों इतना ताख़ीर है और ये क्या इससे जुड़ा हुआ है? पहला है अंदाज़ा है कि निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है, लिहाजा निगरान सेटअप पर सोच विचार बहुत ज़रूरी है। और निगरान सेटअप से जुड़ी है नवाज शरीफ साहब की मेरे महबूब कायद की वापसी। उन्होंने इलेक्शन मुहिम लीड करनी है, और सुना जा रहा है कि जो नून लीग बताती हैं कि 60 या 90 दिन पहले आएंगे, और इसमें हर्डल अभी बज़ाहिर नून लीग की ज़ुबान से सुने तो उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस साहब, वो रिटायर होंगे सितंबर में, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। फिर दूसरी बात है कि इस निगरान सेटअप से जुड़ी है तहरीके इंसाफ। पीडीएम वाले और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग ने अपनी कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स या जिनको वो सर्वेज़ का नाम दे रहे हैं, वो उन्होंने कुछ पंजाब में कराई हैं। अच्छा। और तहरीके इंसाफ टूटने, धड़ों में बंटने के बावजूद, 9 मई के बोझ तले दबने के बावजूद तहरीके इंसाफ का वोट बैंक कितना है कि मुस्लिम लीग नून को वो कहते हैं दांतों में पसीना आ गया है। तो इस पर भी बड़ी परेशानी है कि खौफनाक रिपोर्टें उनकी अपनी आई हैं कि कहीं 10 सीटें आई हैं, कहीं 4 सीटों के अलावा कोई लीड नहीं आ रही, और लिहाजा ये इसका क्या करना है, इसके लिए भी निगरान सेटअप बड़ा ज़रूरी है। फिर ये मैडम शेख के लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़े का आखिरी सिरा कि नवाज शरीफ साहब आके लीड करें और इमरान खान जेल में हों या लीड ना कर सकें, इसके लिए भी निगरान सेटअप पे ज़रूरी है। और फिर है आखिरी बात मैडम शेख के वजारत उज़्मा के अब हैं 2 उम्मीदवार, एक है नवाज शरीफ साहब और एक है बिलावल भुट्टो। लिहाजा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साथ होने के बावजूद निगरान सेटअप पर बहुत कुछ जमा तफरीक करना चाहती है, बहुत इन करवाना चाहती है और बहुत लोगों को आउट करवाना चाहती है। लिहाजा अभी तक ये इन सारी सूरतों में निगरान सेटअप चूँकि बहुत अहम है, लिहाजा अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी तक कोई हतमी नहीं हुआ, अभी तक बातचीत जारी है और अभी तक। अच्छा भट्टी साहब, जब फैसला हो जाएगा तो आपको लगता है कि मामला अटकेगा या फिर स्मूथ सेलिंग होगी, ख़ास तौर पे सियासी जमातें जो भी नाम तजवीज़ करती हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ सारी की सारी मामले पर? मैडम शेख, अल्लाह ना करे कब ऐसा हो, लेकिन मुझे अगर ये ख्वाहिशों के इन जो पीडीएम की ख्वाहिशों पर सारा चला तो ये इलेक्शन बहुत बड़ा क्राइसिस लाएगा। अच्छा। और अगर ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, सही है, अगर इनकी ख्वाहिशों पर सारा कुछ चला। अच्छा। तो अल्लाह करे कोई निगरान सेटअप ऐसा आए और ऐसा हो कि इलेक्शन हो जाए और उससे मुल्क में और अगर उनकी ख्वाहिशात पे चला तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी भट्टी साहब? जी नहीं, इस वक्त उनकी ख्वाहिश एक और जगह हो रही है। अच्छा। वो है मैडम शेख, किधर हो रही है? वो मैडम शेख है वो मैडम शेख है जो इस वक्त प्लेयर्स है ना पॉलिटिकल जी, वो इस वक्त वो जो नहीं होते अनोखे लाडले खेलन को मांगे चांद रे, तो वो सारे चांद मांग रहे हैं। अच्छा। तो चांद तो एक ही है,
तो वो किन किन को चांद दिया जाएगा, ये बड़ा रौला पड़ा। कौन सा चांद चढ़ाएंगे सारे मिलके सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्लैरिटी है, क्लैरिटी आपको पिछले बताया था, हम एक टॉपिक को किसी और अंदाज में दूसरे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो तय है कि मुस्लिम नून जो है हुकूमत बनाएगी, लिख के रख ले, और नवाज शरीफ साहब जो है इंशाअल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे। अब मैं थोड़ी सी और बात बताऊं, नजीर साहब की एक बात पे इंशाअल्लाह न्याजी साहब, इंशाअल्लाह न्याजी साहब क्या हो गया, जो बात है उसके लिए भी इंशाअल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह, आगे आइए माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा खुश भट्टी साहब एक बात जी सर, मैं बेनजीर साहब की बात पे कमेंट कर लूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 2 वेज प्रोसेस था, जो इस दफा लगता है 3 वेज प्रोसेस करना पड़ेगा। सही, मेरा ख्याल है मैं उसमें थोड़ा सा बेनजीर जो है ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस दफा 2 वेज प्रोसेस नहीं था, इस दफा 1 वे प्रोसेस था, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है इन ऑल रियलिटी। ठीक, अब दूसरी ये कि जी 2 वेज में तो मेरा ख्याल है कि आज तक हमने जितने भी जतन किए हैं, जस्टिस जावेद इकबाल नैब का चेयरमैन बने, या मेरे ख्याल में कौन थे 2018 में, फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे शायद, कोई तो थे जो इलेक्शन कमिश्नर थे, और जो बने, या आजकल सिकंदर सुल्तान साहब बने, तो सियासतदान यही कहते हैं ये हमारा बंदा नहीं है। तो तय तो ये हुआ कि जितनी भी इन लोगों ने आपस में इस्लाह पेश अगर बंदा लेके आए, तो उसके बाद इन सारों ने उस बंदे को हमेशा डिसोन किया, और उन बंदों ने उसके लिए मसाइल पैदा किए। तो इसलिए 2 वेज में भी एक तो मेरा ख्याल परमानेंट उसके अंदर एक लकूना है। अच्छा, अब भट्टी साहब फरमा रहे हैं, जो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम नून ने सर्वे कराया और दांतों से पसीना निकल आया। यही सर्वे 2018 में कराया गया था, और मुस्लिम नून की जो पॉपुलैरिटी जो थी तहरीक इंसाफ से इसी तरह कई गुना ज्यादा थी, तो तहरीक इंसाफ के दांतों से पसीना नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? उनको श्योरिटी दे दी गई थी और बता दिया गया था, हमें भी बता दिया गया था, आपको भी बता दिया गया था कि नवाज शरीफ जो है इस नो बोलते हैं। अब आपने पूछा भट्टी साहब से, उन्होंने क्या किया, तो भट्टी साहब के पर चलते हैं। तो मैं बताता हूँ कि उनका फैसला क्या है। उनका फैसला यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और इस वक्त झगड़ा जो है हम जबरदस्ती जो गवर्नमेंट और इमरान खान के साहब के दरमियान लड़ाई करा रहे हैं, इत्तेहादियों के दरमियान, हकीकत यह है कि लड़ाई जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दरमियान है। मेक नो मिस्टेक, और विदाउट मिसिंग वर्ड, कोई हमें लफ्ज चबाने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाएंगी कि निगरान सेटअप में कौन आएगा, तो ये सेटअप में सारी चीजें बड़ी स्मूथली सेल कर रही थी, क्योंकि जो फैसला एस्टेब्लिशमेंट करती या करती इत्तेहादी हुकूमत, जो कि 1 वे है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा किसी को किसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। तो ख्याल ये किया गया था कि इम्कान ये है कि इलेक्शन के 2-3-4 महीने डिले हो जाए। उसकी वजह कोई ये नहीं है कि वो इलेक्शन कराने से कासिर है, उनको कोई ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई मार्का मार लेना है। उनका ये है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेज हैं वो जरा लंबा अरसा ले रहे हैं, और यही लेते हैं। जब भुट्टो साहब के खिलाफ केसेस चले थे, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चले थे, तो 2-2-2.5 साल लग गए थे। केसेस इस तरह नहीं वाइंड अप होते। तो इस अंदाज में कहते हैं, उनका ख्याल है कि 2-4 महीने और लगा के तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हम आगे ले चलेंगे। लेकिन क्राइसिस कहाँ पैदा हुआ, ये लास्ट में डिस्कस किया, दोबारा तो राय देता हूँ। क्राइसिस इस तरह पैदा हुआ कि जब तहरीक इंसाफ के 40-50-60 बंदों ने बरात ली और आके ऐलान किया कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो उनके जो लोग थे और जिन्होंने माफी मांगी और कहा जी हम तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे रहे हैं, इमरान खान साहब को कईयों ने जो है बुरा भला भी कहा, तो जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए। और ये था कि जी जरदारी साहब जो है उनका ख्याल था कि तो वो तहरीक इंसाफ के लोगों को लोग मुस्लिम लीग में जाएंगे नहीं, और वहाँ स्पेस भी नहीं है पंजाब के अंदर, क्योंकि जाहिर है वो बाहर दूर रहते मुस्लिम लीग के बंदे, लेकिन उनके बंदे अपनी जगह पे सॉलिड कैंडिडेट्स अपने अपने हल्कों के। तो चुनाचे जरदारी साहब ने यहाँ अड्डा लगाया। जैसे अड्डा लगाया तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तफसील नहीं बताते, फ्लोट हो गई। जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पूरी ऑफिशियली फ्लोट हुई, तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब हज करने के लिए जद्दा पहुंच रहे हैं, जो कि दुबई पहुंच गए। और अचानक से जरदारी साहब अगले दिन दुबई। अच्छा, दुबई के अंदर जो उनके अंदर बात हुई, उनमें 2 चीजें थी। एक ये था कि जब उनको एक ये पता चल गया कि जब ये था कि जी इसको 2-3-4 महीने एक्सटेंड होगी, तो नहीं ख्वाहिश थी कि ये एक्सटेंशन हमें मिले, हुकूमत को मिले। लेकिन उसके अंदर ये बिल वही है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब जो अनप्रेडिक्टेबल हुए हैं, उन्होंने कहा जी बजाय इसके एक नया पंडोरा बॉक्स खोला जाए, नई जो है टग ऑफ वॉर हो, उन्होंने जो है
कहा कि आप तो जाए ना। अब इनको ये खतरा है कि जी जब टिग्रान है तो वो एक उसकी एक्सटेंशन ना हो, क्योंकि वो इसके लिए इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, जबकि इलेक्शन इनको गारंटीड है। मैंने पहले कहा जूतियों में दाल बनती है, हर एक को सीटें मिलेंगी, उसमें से एक तो सर तो क्राइसिस तो ये है, क्राइसिस तो ये है कि पहले से ही सेट है आपके मुताबिक कि नून लीग को इलेक्शन मिलना है। असल क्राइसिस तो ये है। लेकिन सर ये बताएं ना, नहीं एक कोई इंपॉर्टेंट नुकता पहले सुन लेना, इसमें पहले फ्लो को देख। जरदारी साहब ने उस जमाने में आपने सुना होगा कि उन्होंने एक बड़ा यकीनी कहना शुरू कर दिया था चंद महीने पहले कि बिलावल साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है बनेंगे। उनका ख्याल था कि साउथ की सीट्स हम लेके और मुस्लिम नून से हम मैच कर जाएंगे, उनसे 5-10 एमपी ज्यादा होंगे। मैं समझता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में साथ ओपिनियन है कि मुस्लिम नून की एक गैर मरई या एक मखलूकी हक जो मखलूकी क्या खलाई मखलूक स्पोर्ट जो है वो ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आप देखेंगे ये मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी। अच्छा। अब 2 बातें मैं आखिरी लफ्ज कह दूं जल्दी से। पहली बात ये है कि वहां ये तय हुआ इस बात पे कंसेंसस था कि निगरान को टाइम ना दिया जाए। मैं बड़ी सा मुकम्मल करने दे ऐसी जी सर आप प्लीज आप उसके बाद सारा टाइम ले लें। तो उसमें ये तय हुआ जी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये मुस्लिम नून को सपोर्ट करेगी, अभी से लिख के चले जाएं। और उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब जो है उनका एक वजीर आज़म बनना जो है ज्यादा आसान हो जाएगा पीपल्स पार्टी जो उससे कॉन्टेस्ट करेगी, क्योंकि हर पार्टी करती है, तो वो एक रुकावट चली जाएगी। दूसरा उन्होंने ये सोचा कि उसको उठाने के लिए इन्होंने वहां पे तय ये किया था पहली मीटिंग में जो ईद उल अजहा से पहले हुआ कि हम सियासतदान को निगरान वजीर आज़म बनाएंगे। मेरा ख्याल है इनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा होगा, ये साउंड कराया होगा कि हमें एक फाइनेंशियल बिस्किट चाहिए, क्योंकि IMF की एक ट्रेंड चाहिए उस अरसे में। चुनाचे इन्होंने फौरन सालडार का नाम फ्लोट कर दिया, हम आपको ये दे देते हैं, कंटिन्यूटी हो जाएगी। अच्छा। उसके बारे में जो हुआ कराया हुआ उनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से हुआ, उन्होंने नाम ड्रॉ कर दिया। लेकिन अभी भी उन्होंने इस बात से ये दे वांटेड टू मेक श्योर कि वो ऐसा बंदा लाएं जो एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस से बाहर हो और जो इलेक्शन जो है वक्त पे करवा दे। ठीक है। अच्छा सर मुझे जरा क्विकली प्लीज बता दीजिएगा, ये सब कुछ नून लीग को मिल रहा है, सब कुछ अगली हुकूमत भी आपके मुताबिक नून लीग की, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में भी है, हर चीज़ डिसाइड भी करी, उनको क्या मिल रहा है? वो तो अगर पीपल्स पार्टी के 80-90 सीट्स आ जाए, मुस्लिम नून की 5-7 कम है तो उनको मिलेगा। ये तो नंबर्स गेम है। मुस्लिम लीग के नंबर अगर पंजाब में चूंकि मुस्लिम लीग की ज्यादा स्पेस है। सर आप तो कह रहे हैं ना गेम बना के देंगे सारे, और हमने 2018 में देखा था कि मुश्किल भी नहीं है, सीटें निकालना कहाँ मुश्किल है। अब तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा पार्टीज बन गई हैं, सीटें निकालना मुश्किल ही नहीं है उसमें से, इधर का उधर। देखो ऐसी अंधी नहीं पड़ी। लेकिन न्याजी साहब जो बातें कर रहे हैं इतनी आसान नहीं है। पंजाब के अंदर जो स्पेस बनेगी वो जाप तरीके साफ के बंदों को देंगे या मुस्लिम के बंदों को देंगे, पीपल्स पार्टी को कैसे एडजस्ट करेंगे? हाँ तरीके साफ ने पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं तो उनको भी वो जो नंबर गेम है पूरी करने में आसानी है। मेरे ख्याल में न्याजी साहब की जो बातें गुफ्तगू मैंने सुनी है न्याजी साहब की, मैं बड़े अदब से कहूँगा, न्याजी साहब ने 2-3 बातें बड़ी क्लियरली की हैं। एक तो ये है कि वो ये समझते हैं कि अगला सेटअप जो है वो नून लीग का होगा और उसकी सरबराही नवाज शरीफ साहब करेंगे। मेरे ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में आना ये एक क्वेश्चन होगा कि किस तरीके से अदलिया उनको क्लीन चिट देती है, और फिर जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन लड़ना, यानी कि MNA के तौर पर पहली गो में इलेक्शन लड़ना, ये भी मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग या कोई भी ये सोचता है कि जितनी इजी तरीके से या जितने आसानी से कोई ये बंदा 2 बंदे बैठ के ये तय कर लें कि जी उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया उन्हें इतनी आसानी से और इतनी फटाफट क्लीन चिट दे देगी। इब्तदाई तौर पर उनका प्लान हो सकता है कि शोकेस करें नवाज शरीफ को, लेकिन उनका जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ हो या इस्टेब्लिशमेंट का एक्सेप्टेबल कोई और बंदा हो। लेकिन जो इलेक्शन का मोमेंटम है, अगर ग्राउंड के ऊपर चले जाएं तो आपको ये अच्छा लगे या बुरा, एज़ पर टुडे ग्राउंड में आपने एक ख़ास जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है। ग्राउंड में उनकी जो सपोर्ट है वो बड़ी है,
उन जमात को आपने डिसमेंटल किया है, लेकिन जमात का वोटर जो है वो इंटैक्ट है, बल्कि मैं ये कहूँगा वो बड़ा है। तो इस सारे मामले को हैंडल करना आसान नहीं होगा। सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको दे दूँ, आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब को उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बरतरफ किया था और कब्जा कर लिया था इक़्तिदार पे, तो फिर 2002 अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ था, तमाम तर मैनेजमेंट के बाद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद कौमी पीपल्स पार्टी के टुकड़े किए और उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर से भी पीपल्स पार्टी पैट्रियट बरामद की। तो तब भी असम्बली के अंदर जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की जो हुकूमत थी वो एक वोट की अक्सरियत से बनी थी, ये याद रखिए। तो अभी ये वो दौर नहीं है कि लोगों को इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना पता हो, सियासी जमातों का किरदार ना पता हो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का ना पता हो और हकीकत क्या है उसका ना पता हो। ये इमरान खान साहब भी कोई आइडियल नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब रेजिस्टेंस कर रहे हैं और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ग्रो हुआ। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक की। बिल्कुल मैं चाहती, मुझे एहसास है आप सब बात करना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा है आप सब जवाब देना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक भी लेना बड़ा ज़रूरी है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सबकी बात सुनेंगे। एक ब्रेक के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा आगे क्या होगा, अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं और एक हीटेड डिबेट यहाँ पर जनरेट हो गई है। न्यायी साहब ने ब्रेक से पहले कुछ कमेंट्स दिए, उसके ऊपर हमारे तज्जियाकार राय अपनी जाहिर कर रहे हैं। बेनज़ीर, आप कुछ कहना चाह रही थी? अलीना, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है एजाज से, इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा शायद इमरान खान की जो इलेक्टोरल पावर है इस वक्त उसको थोड़ा सा शायद ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैंने ये पहले भी बात कही थी कि 9 मई के वाक़ये के बाद हमारे पास इस वक्त कोई हतमी ऐसा कोई सर्वे नहीं है, कोई बाय इलेक्शन नहीं है जिससे हमें कोई इंडिकेशन मिले कि जो पीटीआई का वोटर है ख़ास तौर पे पंजाब में और केपी में, अब वो सोच क्या रहा है। क्या वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, क्या उसमें इजाफा हुआ है, क्या उस पर कमी आई है। दूसरी चीज़ अलीना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो इलेक्शन होते हैं ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। इसमें सिर्फ मकबूलियत काम नहीं आती, इसमें आपको एक मशीनरी चाहिए होती है ऑन द ग्राउंड जो आपके लिए जाके कैंपेन करे। इसमें आपको एक मजबूत कैंपेन चाहिए होती है, इसमें आपको कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, इसमें आपको कभी कभी इलेक्टेबल्स भी चाहिए होते हैं इलेक्शन बनाने के लिए। इस वक्त इमरान खान साहब के पास इनमें से कोई चीज नहीं है। हाँ, शायद उनके पास मकबूलियत तो हो सकता है, वो काफी अभी तक पॉपुलर हो। तो मेरे ख्याल से अभी भी मैं इस पर यह कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाता है अगले इलेक्शन में तो उनका वोटर शायद घर बैठे, लेकिन मुझे उनके जीतने के तो कोई भी या पंजाब में कोई खास सीटें तोड़ने के कोई भी वो नजर। अच्छा साहब, मैडम शेख, सबसे पहले तो न्यायी साहब का शुक्रिया, उन्होंने बजा फरमाया कि पर जलते हैं। थैंक यू सर, आपने मेरा एहसास किया। दूसरी बात ये मैडम शेख कि मैं एजाज़ की भाई, छोटा भाई है, उसकी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सब इक्वल भाई हैं यहाँ पे सर, इस वक्त और बहनें जी। इशू इस वक्त क्या है मैडम जी? इशू इस वक्त ये है कि आप क्या समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो परवेज़ खटक अपनी सीट जीत जाएंगे और जहांगीर तरीन अपनी सीट जीत जाएंगे? इन हालात में नहीं जीत पाएंगे। जहांगीर तरीन साहब उस वक्त अपनी सीट हार गए थे जब पीटीआई का एक अरूज था, नंबर 1। नंबर 2 इशू ये है मैडम शेख कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते, नवाज न्यायी साहब ने तो पूरा खाका दे दिया ना कि आगे क्या होने वाला है, शुक्रिया न्यायी साहब का। लेकिन अगर ये सारा कुछ उस बस में चढ़ने से पहले, जिस बस में न्यायी साहब का वज़ीर आज़म और काबीना बैठी है, उस बस में चढ़ने से पहले बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। आप ज़रा मुस्लिम लीग नून वालों से पूछें कि जो उन्होंने अपने सर्वे करवाए हैं, जो उन्होंने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट ली हैं पंजाब में, उनका क्या हाल है। और आखिरी बात मैडम शेख कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते तो कितने फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते। अब इलेक्टेबल्स वाली बात नहीं रही, अब मशीनरी वाली बात नहीं रही, अब बहुत सियासत बहुत आगे निकल गई है। इस वक्त बड़ा एक अजीबो गरीब सतह पर मुल्क है। अब मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह का कोई और वेंचर हो जाए या और कुछ हो जाए। क्या मतलब? अब बहुत आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा। बहुत
अब जो मैंने आपको एक फिक्रा बोला था ना कि खेलन को मांगे चांद रे, ये जो सारे चांद मांग रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को चांद दे दें, नवाज शरीफ साहब को चांद दे दें, उधर मरियम नवाज साहबा को चांद दे दें, उधर उनको चांद दे दें, ये चांद आसानी से मिलने वाले नहीं है, चांद एक है। तो लिहाजा अब बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। जो हो गया सो हो गया। बिलाशुबा 9 मई के बोझ तले दबी है तहरीक इंसाफ, बिलाशुबा धड़ों में बटी हुई है। सर चांद कौन है? इसका मुझे सिर्फ इतना बता दें सर, मुझे 1 मिनट ना, मुझे सिर्फ इतना बता दें फिर होना क्या चाहिए। आप क्या कहते हैं? ऐसे नहीं हो सकता अगर निगरां वजीर आजम बन जाए फिर उसके बाद चले, मैं कहती हूँ साफ शफाफ इलेक्शंस भी हो जाएं, फिर इन्हीं पार्टीज में से कोई आ भी जाए। आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, फिर कैसा हो सकता है? कौन कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता? तो आपने अभी खुद ही तो ये सब कुछ कहा है कि देखें ऐसा तो नहीं, साफ शफाफ इलेक्शंस और ये वो सब कुछ। नहीं मैंने क्या कहा है? मैं माजूद चाहता हूं अगर आपको अलीना वो ये कह रहे हैं, आप कैसी ट्विस्ट कर रही हैं बातें, पता नहीं मुझे। क्या हो गया भट्टी साहब? मैं सवाल कर रही हूं, क्या हो गया आपको? नहीं आपने, मैंने क्या कहा है कि इनमें ना आए? किसने कहा इनमें ना आए? मैंने कहा इलेक्शन के लिए आपने क्या कहा? मैंने कहा इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज है, सुन लेना मैडम शेख, आपका सवाल आ गया। मैंने ये रिक्वेस्ट की है आपसे, ये अर्ज की है, ये अदब के साथ अर्ज की है कि इस वक्त ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब तय हो गया कि वजीर आजम बन गए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि तय हो गया बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन गए। उसके लिए वोटर चाहिए, ना परफॉर्मेंस है ना बयानिया है। 15 महीने देख लें और जो कुछ हुआ है वो देख लें, किस तरह बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं। ओके न्यायी साहब, बस इतनी सी बात है, क्लैरिटी आपसे मांग रही थी, आप कहना क्या चाह रहे हैं न्यायी साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि हम माजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्तकबिल के मफरूजे ले रहे हैं, तखमीने ले रहे हैं। ज़ाहिर है उसके बारे में कोई बंदा श्योर नहीं। मैंने तो अपना एक सियासी जायका दिया है और अपने ही जो निज़ाम के मुताबिक दिया है, जो मेरी पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है। एजाज साहब ने जो फरमाया, एजाज साहब क्योंकि हमारे साथ बैठते नहीं रहे, तो इस बात का सब इतराफ करते रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। मैं तो बर्मला अपने कॉलम में लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 9 मई के बाद भी मैं मार्जिन देता हूँ कि एक बंदा नहीं टूटा ग्राउंड पे, सिर्फ लीडर टूट रहे हैं। इसकी मौजूदगी में मैंने ये तबसरा किया है। पहली बात यह है कि मैं इसके ऊपर पहले मैंने कहा जी इसके बारे में अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को मैं अगले इलेक्शन में नहीं हूँ, मैं इसको बारे में सर्टन श्योर हूँ इसके ऊपर। इसके बाद अगर ये चीज ना हो और ये चीज वो हिस्सा ले रहे हो तो मेरा तो सारे का सारा जो थीसिस है वो वैसे ही जमीन बोस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एजाज साहब की अर्ज है, इसकी सिमिलैरिटी देखनी है तो 1971 का इलेक्शन देखें या भुट्टो साहब का, या 1977 का देखें और उसके बाद 1985 का इलेक्शन देखें जो अल्लाह ने कराया था भुट्टो साहब के बगैर, बेनजीर के बगैर और पीपल्स पार्टी के बगैर। और यहाँ देख लें 2018 का इलेक्शन देख लें जो नवाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने करवाया, उनको नायल करके उनको सारा करके और वो इलेक्शन करें। मेरी 2 मॉडल इलेक्शन है, उनके साथ सिमिलरिटी ढूंढे जहां पे उन्होंने कहा था कि हमने उस वक्त इतना ही मुमकिन था कि हमने मुस्लिम लीग क्योंकि उनकी पार्टी उन्होंने साथ मिला ली थी, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में उनका बयानिया तब्दील करवा लिया था। वोट को इज्जत देने की बजाय खिदमत को वोट दे के शहबाज शरीफ नाम ने समझौता किया था जिसमें हो सकता है नवाज शरीफ साहब की रजामंदी हो। मैं उन डायनेमिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। और आखिरी बात यह है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ क्यों वज़ीर बनेंगे? क्योंकि जो मुल्क होगा उसके लिए आप स्ट्रेचर देख लें। नवाज शरीफ कोई कायद आज़म नहीं है मेरे नजदीक, ना कोई नेल्सन मंडेला ना कोई और है, लेकिन ये जो इनके पास पीडीएम के पास जो बंदे मौजूद हैं, जब मैं उनकी गिनती करता हूँ तो मुझे बताएं इनमें से फिर कौन होगा। जो शहबाज शरीफ साहब है उनसे वो मैनेजमेंट के बहुत, आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि गैर मामूली वज़ीर आला है, गैर मामूली मैनेजर है, मैं बेनती है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो एक स्टेट्समैन चलाता है, उसकी क्वालिटी में ऊपर नीचे हो सकता है। ये हम कई दफा डिस्कस, बिल्कुल सही। ये चीज करीब भी नहीं गुजरी। चुनाचे वो जो होता है ना पूरे मुल्क को चलाना, इसलिए वो एक मैनेजर तो अच्छा लग रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि वो जाके ये मैनेजर और सीईओ में जो फर्क होता है एग्जैक्टली वही है। ठीक है जी एजाज, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके ठीक है न्याय साहब, आपका पॉइंट आ गया। एजाज कुछ कहना चाहेंगे बस मुख्तसरन? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये न्याय साहब की इस हद तक बात दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब ना हुए, उनकी पार्टी ना हुई, बल्ले का निशान ना हुआ तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ा मुश्किल होगा कि देखें 2018 में भी सर एक लाइन सर 2018 में भी जो जिस तरह से हटाया गया था नवाज शरीफ साहब को,
उसके बावजूद आपको आरटीएस डाउन करना पड़ा था। आपको आरटीएस डाउन करके भी पंजाब में भी आप अक्सरियत पंजाब असेंबली में नहीं ले सके थे, वहां पे भी आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा था। तो यहाँ तो एक इंटायरली डिफरेंट सूरत हाल है। नहीं, वो आप फिक्र ना करें। आप इस दफा देखेंगे ये हमेशा पहली नियाजी साहब ने सब कुछ कर लिया, आप फिक्र ना करें। मैं तो जियो का इंशाल्लाह भी कर दिया करने के लिए भट्टी साहब वगैरह सारे इंशाल्लाह हो गया सारा। और नवाज शरीफ साहब के फ्यूचर का कोई बंदा ही नहीं रह गया मुल्क में। इस दफा जो चीज आएगी उसका हमें फिर आपको नहीं पता होगा। इस दफा क्या आ रहा है? जो मैंने ये बता रिजल्ट आपको बता दिए। रिजल्ट ये आने दी कि बिल्कुल भट्टी साहब सही कहते हैं, हर बंदी की ख्वाहिश है, बिलावल साहब की ख्वाहिश है, फजल रहमान साहब की ख्वाहिश है, लेकिन पहली बात है बंदा वो बनेगा जिसके पास नंबर्स हो। पहली सही, ओके। मुझे 80 सर नंबर इस तो नहीं है मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के पास पूरे हो रहे हैं। लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री हियर। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है, फिर उसके ऊपर भी तज्जिया तबसरा करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीके तालिबान, कलअदम पाकिस्तान तहरीके तालिबान से मुतालिक, वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तहरीके तालिबान जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए अलकायदा से इल्हाक कर सकती है और इस चीज़ का इम्कान बेहद जाहिर किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में हमलों के लिए अफ़गानिस्तान में मौजूद कलअदम टीटीपी को अलकायदा की तरफ से रहनुमाई फराहम की जा सकती है और की भी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स को ट्रेन करने के लिए। अभी इंतहाई तशवीशनाक, ख़ासकर पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखा है कि बढ़ती हुई एक दहशतगर्दी की लहर इस एक बार फिर उभरी है। इससे मुतालिक अफ़गान तालिबान का भी रद्द-ए-अमल आया है और वो कह रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है ये सरीहन गलत है। अपने तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। सवाल कुछ यूँ कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान में ख़तरे की निशानदही है? बेनज़ीर आपकी राय चाहूँगी मैं। अलीना, मैं तो पहले ये जानना चाहूँगी कि हमें ये बातें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट से क्यों पता चल रही हैं? हमारी हुकूमत कहाँ है? हमारी रियासत का है? आपको याद है कि जब मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जब पंजाब और केपी का इलेक्शन आगे करना था तो तब हमें खत के जरिए जो केपी के गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, उसके जरिए पता चला कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तहरीके तालिबान ने शैडो हुकूमत बनाई, शैडो गवर्नमेंट बनाई दी है। फिर हमें एक और रिपोर्ट जो पंजाब हुकूमत ने दी इलेक्शन कमीशन को, उससे पता चला कि 100 से ज़्यादा दहशतगर्द के जो ग्रुप्स हैं वो पंजाब में घुस आए हैं। ना आज तक मैंने तो कोई डिटेल प्रेस ब्रीफिंग नहीं देखी हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से कि क्या हालात हैं, क्या हो रहा है मुल्क में, क्या होने जा रहा है मुल्क में। ना कोई डिबेट हुई है आज तक नेशनल असेंबली में, ना हमें पता है पॉलिसी क्या है। मार्च में हमें कहा गया था कि ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, आज तक तो हमें ये भी नहीं पता कि वो ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, इसके लिए कोई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है। इसके लिए अपनी इस नालायक हुकूमतों का रोना कोई ज़रूरी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ देखें मैडम शेख। हम कहीं कोई खला में रहते हैं? हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई धमाका होता है, कोई सानिया होता है, कोई वाक़या होता है, कोई शहादत होती है, मासूम लोग जान से जाते हैं। और ये वो मुल्क है मैडम शेख जहाँ 80,000 शहादतें दे चुके हैं, हम खरबों का नुकसान कर चुके हैं, कौम को नफसियाती मरीज़ बना चुके हैं। हमारे यहाँ खुशी के शादियाने बजाए गए मैडम शेख कि अशरफ गनी हुकूमत गई, तालिबान हुकूमत आई, अब रावी चैन ही चैन लिखेगा। अब हमारी अफ़गान सरहद महफूज हो गई है। हमारे लोग वहाँ जाके चाय के कप उठाकर काबुल में नज़र आए और हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गईं। अब बताएं कहाँ वो तो ज़ंजीरें, लगता है दहशतगर्दी की ज़ंजीरें बन गई हैं जो हमें फिर जकड़ लिया है उन्होंने। और मैडम शेख अब सोचा हमने ये था कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, अफ़गान सरहद महफूज हो गई है। और फिर हमने कोई अपना तालिबान हुकूमत से मुआहदा भी सुना था। वो तालिबान जो हमें बहुत फेवरेट थे, बड़े पसंदीदा थे, जो हमारे महबूब थे। और हमने सुना कि अब अमन ही अमन होगा। हाय हमारी खुशफहमियाँ, तालिबान से उम्मीदें, टीटीपी और तालिबान को अलहदा समझना, और कुछ लोगों को
बल्कि कुछ सैकड़ों हैं कि पता नहीं हज़ारों हैं, बताया ही कुछ नहीं जाता। उनको माफ़ करना और उनको अपने मुल्क में बसाना और सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप बनाना और अपना कल्चर तबाह कर लेना, पूरी एक नस्ल को इधर, अब उनकी तीसरी नस्ल इधर हमारे यहाँ जवान हो रही है। हमें क्या मिला मैडम शेख? हर चौथे दिन हम उसी इफ एंड बट्स के 0 पॉइंट पे होते हैं। हर चौथे दिन हम अपने बंदे मरवा रहे होते हैं। हर चौथे दिन हम दहशतगर्दी में होते हैं। कब समझेंगे अब? कब हम मजबूत अफगान और अफगानिस्तान और मजबूत पाकिस्तान के अहमकाना ख्याल से निकलेंगे? कब हम अपने मुल्क पर तवज्जो देंगे? कब हम अपनी सरहद पर पैरे बिठाएंगे? कब हमारे डॉलर्स जो उधर स्मगल हो रहे हैं, हमारा गंदम, हमारा आटा, हमारे गोश्त, और इधर हम मर पड़े हैं। 80-90 रुपए का डॉलर है अफगान करेंसी में और हम 350 पे रुल रहे हैं। सर बाकी खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। ठीक है, आपके सारे बाकी पॉइंट्स नोट कर लिए। रेफ्यूजीज वाला पॉइंट में जरा साइड पे रखूंगी क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग मामला और आई थिंक उसके ऊपर एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट के तौर पर डिबेट होनी चाहिए। हमें उससे मिला क्या? आपकी राय का एहतराम हमें उससे क्या मैंने आपकी राय का बिल्कुल एहतराम किया, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल सेपरेट मामला है। मैं बिल्कुल ग्लैमराइज ना करें कुछ कहीं कोई हमने सारा कुछ आखिरत के लिए करना है फिर तो ठीक है। इस मुल्क का कुछ सोचना है, जमीन का सोचना है, अपना सोचना है। उसमें मुल्क और जमीन की भी बहुत सी इंटीग्रिटीज हैं। हमारा इस मुल्क में अपना जो हाल है वो भी वही हो गया जो बहुत से डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल अब हमारे जो लोग हैं वो उसको साइड पे रख देते हैं। ओके सर, और मर रहे हैं समंदरों में। इस मुल्क में होप खत्म हो रही है, उम्मीद खत्म हो रही है, अमन अमान नहीं है। हम दूसरों के हाथ बढ़ाकर वो दूसरा मसला ओके सर, दूसरा मसला नहीं, बट उसके ऊपर एक अलग से डिबेट करने के लिए दिन होना चाहिए। वो एक थोड़ा सा इसकी ब्रांच आउट कर जाएगा, हम बहुत डाइग्रेस कर जाएंगे एजाज सैयद साहब। लेकिन बाकी भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताएं कि क्या ये जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है, इससे सबसे पहले तो ये अखज़ किया जाए कि अफ़गान तालिबान TTP की पुष्टपनाही सरपरस्ती कर रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा इससे पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है, क्या मुराद है पाकिस्तान के लिए इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट से? अलेना बहुत बहुत शुक्रिया। अलेना, अफ़गान तालिबान और कालादम TTP और अल-कायदा, ये तीनों एक दूसरे के नज़रियाती भाई हैं। तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे तो तीनों ने मिलकर अमेरिकन के ख़िलाफ़ और उस वक्त की जो अशरफ गनी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जंग की। और जिस वक्त तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया 2021 में, 15 अगस्त 2021 को, और जब आखिरी अमरीकी त्यारा 30 अगस्त 2021 को वहाँ से फ़्लाई किया तो इत्तफाक से मैं वहाँ पर काबुल में मौजूद था। और उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से TTP के जो लीडर्स हैं उनको जेल से छुड़वा कर मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल दिया गया और उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। और तालिबान और जो TTP के जो कमांडर्स थे वो हैंड इन ग्लव थे। उन्होंने सेलिब्रेट किया कि किस तरीके से अमेरिकन चले गए और अशरफ गनी की जो रजीम है वो चली गई। तो वो जो भाईचारा या जो इनका जो बाहमी ताल्लुक़ था, जो 9/11 के बाद अमेरिकन यहाँ पर आए थे, उससे लेकर अमेरिकन के जाने तक वो बरकरार है। वो हमें नज़र आता है, वो आज भी बरकरार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या TTP से जो अफ़गान तालिबान है अलहदगी इख्तियार करेंगे, क्योंकि अफ़गान तालिबान के पास एक हुकूमत आ गई है जिसे उन्होंने परफॉर्म करना है। तो उसका जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, आसिफ दुरानी साहब, वो भी गए थे और उन्होंने जाकर मुलाकातें की। ज़ाहिर है वो नया ओहदा उनको मिला था और उन्होंने 19 से 21 जुलाई इसी माह की को जाके मुलाकातें की हैं काबुल में अफ़गानिस्तान के अहम लोगों से, और उनमें उनके वज़ीर दाखिला सिराज हक़ानी भी हैं। तो किसी जगह पर यह बात नज़र नहीं आई कि वो डिसओन करते हों TTP को। वो TTP को एक मसला इस सेंस में ज़रूर समझते हैं कि उनके पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनमें एक रुकावट है, लेकिन वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और साथ ही साथ जिस तरह ये रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि TTP और अल-कायदा का एक होने का खदशा है, और ये ऐसा मुमकिन भी है, अपेरेंटली मुमकिन भी है। याद रखिए कि 3 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। फरवरी 2023 में जब कालादम अल-कायदा के सरबरा एमन ज़वैरी को टारगेट किया गया तो वो काबुल में टारगेट किया गया था, और उसके जो नए सरबरा सैफुल अदल आए तो उनके बारे में भी आखिरी रिपोर्ट से ये है कि वो अफ़गानिस्तान में ही कहीं छुपे हुए हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है
कि इस वक्त हमें अलकायदा डोरमेंट नज़र आ रही है, इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। एक्टिव रिलेटिवली जो नज़र आ रही है वो टीटीपी नज़र आ रही है, और टीटीपी का हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एजेंडा नहीं है, अलकायदा का ग्लोबल एजेंडा है। आप अगर बात करते हैं टीटीपी की, तो आप टीटीपी की कैपेसिटी की बात करें तो शायद जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशंस हुए हैं उसके बाद उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। आप अगर बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी की, तो मेरा ख्याल है कि 14 दिसंबर 2016 को जो वाक़यात हुए आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, तो उसके बाद जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है टीटीपी की वो भी नहीं है। अगर आप एम्बिशन की बात करते हैं कि उनका एम्बिशन है, तो अपेरेंटली उनका एम्बिशन है कि वो अपना एजेंडा जो है उसको वसी करना चाहते हैं। ये उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि वो इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है। क्या उन्होंने रिक्रूटमेंट छोड़ दिया? आंसर इज़ नो। क्या उन्होंने अपने एजेंडे से सरेंडर कर लिया? आंसर इज़ नो। क्या उन्होंने कोशिश ख़त्म कर दी? आंसर इज़ नो। और आखिरी बात जो कि सबसे अहम है कि हमने देखा कि 20 निकाती जो नेशनल एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था, उस 20 निकाती नेशनल एक्शन प्लान को अगर पढ़ लें, उसमें 11 जो नुकात थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पुलिस के हवाले से थे। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो हमारा कोई और इदारा नहीं है, वो हमारी पुलिस है। लेकिन क्या हमने पुलिस को एम्पावर किया है? क्या हमने पुलिस को इख्तियारात दिए हैं? क्या हमने पुलिस को वसाइल दिए हैं? क्या हम देख नहीं रहे कि केपीके में अभी हाल ही में स्कैंडल आया कि वो हेलमेट्स दिए गए जिनसे गोली आर पार हो जाती है। केपीके में असला नहीं है पुलिस के पास। पंजाब में भी कोई बुरा हाल ऐसे ही है, गाड़ियां नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पुलिस का जो बजट है वो कम है। तो हमने जो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले लोग हैं उनको ये नहीं किया, तो आज नहीं, फौरी नहीं, कल नहीं तो परसों ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। न्याजी साहब, जो हम हाल ही में देख रहे हैं इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का रद्द अमल और इससे मुतल्लिक खामोशी, क्या समझते हैं ये सारे मामले को एस्केलेट करने में मदद देगी? देखिए जी, अलकायदा पैदा कब हुई? अलकायदा तो पैदा हुई थी जब यहाँ पे 80 के दहाई में अमेरिका बहादुर ने हमारे साथ मिलके, हमने अमेरिका बहादुर के साथ मिलके रूस को वहां से निकाला था, जंग की थी। उसके बाद अलकायदा का वजूद आया। किसको नहीं पता कि उसामा बिन लादेन या अहमद जवाहिरी जो थे, या उसके बाद एक दो उन्होंने बेचारे, मुझे नाम याद है, डॉक्टर का जो मर्डर हो गया था पेशावर के अंदर, ये सारे इकट्ठे थे। उनको फिर बाद में अमेरिका ने हमें बताया कि यह अलकायदा के असल में, जो कि अगर थे तो फिर अमेरिका के इस्तेमाल में थे 80 की दहाई में। फिर एकदम पता चला जी कि एक हमला होता है अफगानिस्तान पे बिल क्लिंटन के दौर में कि जी अलकायदा को या उसामा बिन लादेन को हम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर ये 9/11 का वाक़या हमारे सामने है। अब मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि दाइश हो सीरिया के अंदर या अलकायदा हो, जब इनके असल स्पॉन्सर अमेरिका में था, जबकि हमें यह भी पता है कि वहाँ पे अमेरिका ने जाने के बाद उसको स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ोगा कि उनके ज़ाहिर तरकीबी भी अमरीकियों को नहीं है, नसीहत ये है कि वहाँ पे इस तरह अबेंडन करके गए होंगे। अब ये हमारे लिए एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। जब मुशर्रफ के दौर में अमेरिका था तो भी हम जंग लड़ रहे थे, तो अमेरिका दोनों तरफ, एक तरफ हम तालिबान को उन्हीं तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे जिनको अमेरिका स्पॉन्सर करके बैठा था, और इन तालिबान को जिसको बेनज़ीर साहब के दौर में जब हमने इंस्टॉल किया था 1996 में, जो आज भी तालिबान उन्हीं की हुकूमत है, मुल्ला उमर की अमीरुल मोमिनीन बने थे, तो उसको आपने को ये पता है कि वहाँ पे 3 मुल्कों ने उस हुकूमत को रिकग्नाइज किया था। एक का नाम था पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा यूएई, और तीनों ने अमेरिका के कहने भी गया था कि उनके नज़दीक उनकी हुकूमत कायम हो गई थी। सदर बानी की हुकूमत और अहमद शाह मसूद की हुकूमत उनके मुताबिक नहीं चल रही थी, लेकिन बाद में जाहिर है कि तालिबान ने भी जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी ना की, करज़ई ने भी ना की, जो अशरफ गनी है उसने भी उनके मुताबिक वो ना किया जैसा वो चाहते थे, और उनको हकीमत उठानी पड़ी। तो ये एक लड़ाई है जिसको हमें निपटना भी है, इनसे भुगतना भी है। मुझे उम्मीद तो है कि पाकिस्तानी फौज जो है उसको अच्छे उसी मेरिट पर लेगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान को जो हम यहाँ पे बैठ के जर्दों को करना शुरू कर देते हैं, उसकी कई और वजूहत में वो सही होगा, लेकिन इस तनाजुर में सही नहीं है। और ये तालिबान के पीछे मुझे कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे अमेरिका और हिंदुस्तान मौजूद है। हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।